अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं सालिम मोहम्मद टीचिंग लाइसेंस टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज का डियर स्टूडेंट, आज हम हमारा सेशन है वो हमारे पास सीआरक्यू प्रैक्टिस का है। और हमने अपने पिछले सेशन में हमने कंसेप्ट पढ़े थे, जो क्लासरूम असेसमेंट के हवाले से थे, और जो टॉपिक्स हमने कवर किए थे वो थे टेस्ट, मेयरमेंट, असेसमेंट एंड एवेलुएशन। आज हम उन्हीं के जो है सीआरक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हमारा जो है ये सेशन भी कंप्लीट हो जाए और हमारी सीआरक्यूज के हवाले से अगर कुछ कन्फ्यूजन है वो भी दूर हो जाए। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन, जो कि है सीआरक्यू प्रैक्टिस के हवाले से। इसके अलावा अगर आपने हमारे ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से टीचिंग लाइसेंस टेस्ट या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन या पेडागोजी की तैयारी या दीगर क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से आपने मालूमात लेनी हो, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं हमारी ऑनलाइन क्लासेस और दीगर, अगर आपने बुक्स ऑर्डर करने हैं तो उसमें भी आप हमसे इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। चलें जी, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का हमारे पास डियर स्टूडेंट, हमारे पास सीआरक्यू प्रैक्टिस हम आज हम करेंगे। और आज हम सीआरक्यूज जो है वो बनाना सीखेंगे कि किस तरह हम बेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जो टॉपिक, जो सीआरक्यू जिस बेस पे होंगे वो होगा टेस्ट, मेयरमेंट, असेसमेंट और एवेल्यूएशन के बेस पे होंगे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सीआरक्यू नंबर 1 आ रहा है। ठीक है। तो डियर एस्पिरेंट्स, सबसे पहले हम इस तरह करते हैं कि मैं सबसे पहले आप लोगों को सीआरक्यू जो है ये समझाऊंगा। ठीक है। सीआरक्यू के बाद, जैसे मैंने आपको कहा कि आप जब सीआरक्यू जब अटेम्प्ट करेंगे तो सबसे पहले आपने आंसर शुरू नहीं करना है, सबसे पहले आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। और कंसेप्ट और मेन आइडियाज़ को आपने उसको जो है लिखना होगा। उसके बाद आपने आंसर को अटेम्प्ट करना है। ठीक है। चलें जी, तो पहले सीआरक्यू पे आते हैं। ठीक है। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टेस्ट एंड मेयरमेंट विद अ क्लियर कंसेप्चुअल एग्जाम्पल। ठीक है। दोबारा सुन लें। जो सीआरक्यू पूछ रहा है वो किस चीज़ पे पूछ रहा है कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टेस्ट एंड मेयरमेंट विद अ क्लियर कंसेप्चुअल एग्जाम्पल। ठीक है। अब ये हमारे पास जाहिर है कि हम जो एग्जाम्पल देंगे, जो भी हम आर्गुमेंट्स देंगे, वो तो हमारे पास आ जाएगा। ये तो हमारे पास जो है वो जाहिर है, जो भी हम करेंगे तो वो कंसेप्चुअल एग्जांपल होगा। ठीक है। अब हम आते हैं कि हमारे पास वो क्या पूछ रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन टेस्ट एंड मेजरमेंट। ठीक है। याद रखें कि अब इस तरह सवाल में जो आपको टेस्ट एंड मेजरमेंट पूछा जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो डिफरेंशिएट का वर्ड भी यूज कर सकता है। ठीक है। रिलेशनशिप का वर्ड भी यूज कर सकता है। तो सबसे पहले आते हैं, आपके जहनों में, आपके पास इस वक्त नोट्स बुक्स होने चाहिए। आपके जहनों में जो पहले आइडियाज आ रहे हैं टेस्ट के हवाले से और मेजरमेंट के हवाले से, वो आप आइडियाज जो है वो लिख लें। ठीक है। आपके पास इस वक्त नोटबुक और आपके पास पेन होना चाहिए। आप इसको लिखें। ठीक है। अब क्या लिखना है आपने? आपने ये लिखना है कि सबसे पहले जो टेस्ट के हवाले से कोई 2 या 3 मेन पॉइंट्स जो है आप लिख लें। ठीक है। 2 या 3 मेन पॉइंट्स जो है वो आप लिखें। मिसाल के तौर पे, अब मैं लिखता हूँ कि टेस्ट हमारे पास लर्निंग टूल है। ठीक है। टेस्ट हमारे पास लर्निंग टूल है, जबकि मेजरमेंट्स जो है उसमें हम सिर्फ क्या करते हैं, मार्क्स जो है वो लिखते हैं। ठीक है। टेस्ट जो है ये हमें डेटा देता है, और मेजरमेंट जो है वो हमारे पास नंबर होता है। ठीक है। एक नंबर जो है हमें असाइन जो है होता है। और टेस्ट की मिसाल हम अगर एग्जांपल दें, तो ये हमारे पास कोई क्विज हो गया, टेस्ट हो गया। ठीक है। मिड टर्म पेपर हो गया, ये चीज़ है। और अगर हम मेजरमेंट की मिसाल दें, तो उस टेस्ट के जो मार्क्स हम असाइन करेंगे, 85, 86 या 88, जितने भी हैं, वो हमारे पास मेजरमेंट होंगे। ठीक है। तो अभी आपको क्लियर हो गया, सवाल क्लियर हो गया, कंसेप्ट मेन आइडियाज भी आपने लिख लिए, जो आपके जहनों में थे वो भी आप लिख लें, क्योंकि सीआरक्यू का कोई एक सिंगल बेस्ट आंसर नहीं होता, आप अपने से भी जो है अच्छा सा आंसर जो है वो लिख सकते हैं। चलें जी। अब यहाँ पे आपको आंसर क्लियर हो गया, मैंने आपको कंसेप्ट भी क्लियर कर दिया। अब आते हैं कंसेप्ट और मेन आइडियाज को देखते हैं। ठीक है। चलें जी, अब मैंने अभी तक सवाल नहीं शुरू किया। ठीक है। शुरू में हम पहले सीआरक्यू को समझने में और यहाँ पे ये प्रैक्टिस लेने में टाइम लेंगे। तो जैसे ही हमारे कुछ सेशन हो जाएंगे तो फिर आप फौरन से जो है इस काबिल हो जाएंगे कि आप इसको क्लिक करें। देखें, टेस्ट का मैंने लिखा कि भाई ये लर्निंग सर्विस में चेक होती है। मेजरमेंट का मैंने लिखा कि भाई मेजरमेंट जो है वो मार्क्स असाइन होते हैं। और एक हमारे पास डेटा है, दूसरा नंबर है। टेस्ट हमारे पास डेटा फराहम करता है,
और जो नंबर असाइन होता है वो हमारे पास जो है मेजरमेंट है। ठीक है। और एग्ज़ाम की कोई हम एग्जाम्पल दे देंगे, और उस एग्ज़ाम के जो मार्क्स असाइन होते हैं वो हम फिर जो है वो मेजरमेंट कर देंगे। तो इसलिए हमारे पास ये जो कंसेप्चुअल एग्जाम्पल है, ये भी हमारे पास ये क्राइटेरिया, ये लास्ट वाला एग्जाम फुलफिल कर देगा। इस तरह अगर इस सीआरक्यू के 5 नंबर थे, 6 नंबर थे, हमें एग्जैक्ट नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। चलें जी, अब इसके आंसर को डिज़ाइन करते हैं इन पॉइंट के बेस पे। ठीक है। इन पॉइंट्स के बेस पे हम जो है वो डिज़ाइन करते हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये याद रखें, ये वही पॉइंट्स हैं जो हमने यहाँ पे लिखे हैं, ये वही पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं जिसको हमने यहाँ पे कंपाइल किया है। ठीक है। चलें जी, अब आते हैं, समझते हैं। अ टेस्ट यूज टू चेक व्हाट अ स्टूडेंट हैज़ लर्नड इन अ सब्जेक्ट। टेस्ट क्या करता है? हमें बताता है कि बच्चे ने सीखा है या नहीं सीखा। मेजरमेंट गिव्स मीन्स गिविंग मार्क्स और स्कोर बेस्ड ऑन द स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन द टेस्ट। जो मेजरमेंट का कंसेप्ट है वो मार्क्स असाइन करना, जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है, जो उसने टेस्ट किया है, उसकी क्वालिटी को चेक करके मार्क्स असाइन करना, वो मेजरमेंट है। अच्छा जी, आगे हम कनेक्शन वर्ड्स डालेंगे। इन दिस वे द टेस्ट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। अब देखें, टेस्ट हमें किस चीज़ के बारे में बता रहा है? इंफॉर्मेशन बता रहा है। किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है? कि किस बच्चे ने जो है सबक सीखा है या नहीं सीखा। एंड मेजरमेंट टर्न्स इनटू नंबर। और जो मेजरमेंट है वो इस इंफॉर्मेशन की नंबर देता है, इस इंफॉर्मेशन के मार्क्स असाइन करता है। ठीक है। चलिए जी, आगे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन मांगा था कि कोई कंसेप्चुअल एग्जाम्पल दे। तो चलें जी, ये कंसेप्चुअल एग्जाम्पल दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, गिविंग एन एग्जाम इज अ टेस्ट। अब टेस्ट की हम मिसाल दे रहे हैं कि भाई एग्जाम है या जो क्विज है, आप यहाँ पे क्विज भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो एग्जाम जो है वो हमारे पास जो मिसाल है वो टेस्ट की है। गेटिंग 80% मार्क्स या 80% मार्क्स इज मेजरमेंट। अब ये जो 80 नंबर जो असाइन किए हैं, ये हमारे पास मेजरमेंट है। ये है हमारे पास सीआरक्यू को लिखने का तरीका, उसको अटेम्प्ट करने का तरीका। अब जब आप इस तरह अटेम्प्ट करेंगे तो अगर इसके 5 नंबर होंगे, आप ये चारों पॉइंट्स इसमें डालेंगे और एग्जाम्पल करेंगे तो आपको 5/5 नंबर जो है वो पूरे मिलेंगे। ठीक है जी। तो इस हवाले से मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ चैट बॉक्स में, अगर कोई क्वेश्चन है। ठीक है, ज़बरदस्त। चलें जी, बिल्कुल क्लियर है। चलें जी, अब आते हैं हम सीआरक्यू प्रैक्टिस नंबर, सीआरक्यू सेकंड पे जाते हैं। चलें जी, सीआरक्यू नंबर 2 हमारे पास है। चलें जी, अब आते हैं। हाउ डस मेजरमेंट डिफर फ्रॉम एवेल्युएशन इन टर्म ऑफ पर्पस एंड आउटकम्स। अब यहाँ पे बेसिकली तौर पे जो हमारे पास जो दो कंसेप्ट पूछे गए हैं, पिछले जो सीआरक्यू था वो हमारे पास टेस्ट और मेजरमेंट पूछा गया था। अब जो हमारे पास पूछा जा रहा है वो मेजरमेंट और एवेल्युएशन पूछा जा रहा है, लेकिन इन टर्म ऑफ पर्पस एंड आउटकम इन चीज़ों को पूछा जा रहा है। ठीक है। इनके आउटकम्स और जो है उसके जो पर्पस है उसके बारे में पूछा जा रहा है। चलें जी, तो वही करते हैं। अभी आपके पास पेन और नोटबुक्स होने चाहिए। चलें जी, तो अभी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। लिखें आपके जहनों में क्या आता है कि मेजरमेंट और एवेल्युएशन के दरमियान जो है वो डिफरेंस क्या है, और इन टर्म ऑफ पर्पस और आउटकम जो है वो क्या होता है। ठीक है, आप लिखें। चलें जी, मैं आपको 1 मिनट देता हूं, आप जब तक लिखें और फिर उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है। मेजरमेंट और एवेल्युएशन का डिफरेंस जो है वो बताना है इन टर्म ऑफ पर्पस एंड आउटकम। ठीक है, आप लोगों ने लिख लिए होंगे। चलें जी, अभी हम कंपेयर करते हैं। ये याद रखें कि जो मेरे पॉइंट्स होंगे और जो आपके पॉइंट्स होंगे ये लाजमी नहीं है कि वो बिल्कुल ही जो है सेम आने चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट उनका क्लियर होना चाहिए या जो हम लिखेंगे वो सेम होना चाहिए। चलें जी, आगे हमारे पास। अच्छा जी, तो हमारे पास जो है मेजरमेंट क्या करता है? सिर्फ स्कोरिंग करता है, मार्क्स असाइन करता है। जबकि एवेल्युएशन क्या करता है? क्वालिटी जज करता है। ठीक है। तो मेजरमेंट ये तो अभी हमें बिल्कुल रट गया होगा कि न्यूमेरिकल डेटा हमें देता है, और एवेल्युएशन जो है वो क्वालिटी चेक होता है। ठीक है। अब जैसे ये पूछ रहा है कि पर्पस और आउटकम क्या है, तो आउटकम हमारे पास एवेल्युएशन का ये होता है कि डिसीजन मेकिंग होगा। ठीक है,
ये डिसीजन मेकिंग होगा। तो ये हमारे पास डिसीजन मेकिंग होगा। क्लियर है? अब आते हैं, बड़ा आसान है हमारे पास ये CRQ। ठीक है। और जब इसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा, उसमें से मैं आपको दो इजी दूंगा और दो थोड़े जो है मीडियम जो है डिफिकल्टी लेवल के होंगे। चलें जी। अब आते हैं, इन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं और CRQ लिखते हैं। चलें जी। अच्छा जी, तो पहले हमने बताया था कि मेयरमेंट जो है वो मार्क्स है और एवेलुएशन जो है क्वालिटी जजमेंट करता है। और मेयरमेंट सिर्फ नंबर देता है और एवेलुएशन क्या करता है, क्वालिटी चेक करता है। तो लिहाजा जो एवेल्युएशन होगी वो परफॉर्मेंस के बेस पे होगी। ये चीज़ें थी। चैलेंज, अभी हम इसको लिखते हैं। मेयरमेंट मींस फाइंडिंग आउट द मार्क्स और स्कोर अ स्टूडेंट गेट्स इन अ टेस्ट। तो मेयरमेंट सिर्फ हमें जो है ये बताता है कि टेस्ट में बच्चे ने कितने मार्क्स लिए हैं, और वो वैल्यू बताता है। ठीक है। एवेल्युएशन मींस जजिंग। ये याद रखें कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि जहाँ जहाँ पे भी लफ्ज़ एवेल्युएशन आएगा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डिसीजन मेकिंग हो रही होती है। जहाँ जहाँ भी असेसमेंट आता है, याद रखें, दोबारा लिख लें अगर आपके पास नोटबुक्स है, जहाँ जहाँ पे भी असेसमेंट वर्ड आता है तो इसका मतलब है इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। और जहाँ जहाँ पे एवेल्युएशन आता है तो इसका मतलब है कोई डिसीजन मेकिंग हो रही है, कोई जो है आप किसी चीज़ के बारे में जजमेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो चलें जी, डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, एवेल्युएशन मीन जजिंग हाउ गुड और बैड डेट परफॉर्मेंस इज बेस्ड ऑन दोज मार्क्स। ठीक है। तो एवेल्युएशन ये जज करता है कि जो परफॉर्मेंस है उसके बेस पे ये जो मार्क्स हैं ये सही हैं या नहीं सही। मेयरमेंट ओनली गिव्स नंबर। मेयरमेंट का स्कोप बहुत ही नेरो है, ये सिर्फ नंबर जो है असाइन होता है। वाइल एवेल्युएशन द क्वालिटी ऑफ वर्क। ठीक है। जबकि एवेल्युएशन क्या करता है, एक्सप्लेन द क्वालिटी ऑफ वर्क, क्वालिटी को चेक किया जाता है। सो अब इन दोनों में हमारे पास, मेयरमेंट में और एवेल्युएशन में जिसका स्कोप ज़्यादा है वो किस चीज़ का हो गया, एवेल्युएशन का हो गया। ठीक है। चलें जी आगे चलते हैं। द एवेल्युएशन यूजेस मेयरमेंट रिजल्ट टू टेक डिसीजन अबाउट परफॉर्मेंस। तो लिहाजा हम कहते हैं कि एवेल्युएशन तो इटसेल्फ कोई भी जो है काम नहीं कर सकता। एवेल्युएशन बिल्कुल बाकियों के बगैर बिल्कुल जो है ये काम नहीं कर सकता। अगर टेस्ट कंडक्ट ना किया जाए तो एवेल्युएशन नहीं हो सकती। मेयरमेंट ना की जाए तो एवेल्युएशन नहीं हो सकती। अगर हमारे पास रिकॉर्ड ना हो, डेटा कलेक्शन ना हो, डेटा इंफॉर्मेशन ना हो इन टर्म ऑफ असेसमेंट, तब भी हमारे पास एवेल्युएशन कुछ नहीं है। तो लिहाजा एवेल्युएशन का स्कोप तो वाइडर है, लेकिन याद रखें कि अगर ये टेस्ट ना हो, यहाँ पे मेयरमेंट ना हो और असेसमेंट ना हो, तो एवेल्युएशन कंडक्ट नहीं की जा सकती। ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पे क्योंकि इन दोनों के दरमियान ताल्लुक पूछा गया है, तो हम कहते हैं कि मेयरमेंट जो है वो बताती है, एवेल्युएशन जो है वो जजमेंट बताती है ऑन द बेसिस ऑफ मेयरमेंट। क्लियर है? चलिए जी, इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन की जानिब आ रहा हूँ। अच्छा जी, चलें जी। ठीक है। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं और जो आपका डेटा आ रहा है वो बिल्कुल सही आए। ठीक है। चलें जी, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, एवेल्युएशन में हम क्वालिटी जज करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, क्वालिटी देख के हम क्या कर रहे होते हैं, कोई डिसीजन ले रहे होते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि क्वालिटी जजमेंट। चलें जी, CRQ नंबर 3 पे चलते हैं। CRQ नंबर 3, वाई इज टेस्ट नॉट सफिशिएंट अलोन फॉर एवेल्युएशन। देखिए कितना बेहतरीन सवाल है जो कि हमने पिछले CRQ में डिस्कस किया, ये बिल्कुल उसी के मुताबिक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्हाई इज अ टेस्ट नॉट सफिशिएंट अलोन फॉर एवेल्युएशन। जब हम एवेल्युएशन कर रहे होते हैं तो जो है टेस्ट क्यों जो है काफ़ी नहीं है हमारे लिए। ठीक है। तो चलें जी, डिस्कस करते हैं। हमारे पास इसके मैंने पॉइंट्स पहले से आपको बता दिए, तो ये हमारे पास ये हैं, यहाँ पे आते हैं। चलें जी। ठीक है। हमारे पास जो टेस्ट है वो क्यों सफिशेंट नहीं है एवेल्युएशन के लिए। तो चलें जी, अभी आप नोट डाउन करें।
अपने नोट्स बुक्स में कि आपके पास क्या है। तो मैं भी थोड़ी आपकी मदद कर रहा हूँ। आप लिखें, जब तक 30 सेकंड में आपको देता हूँ कि आप लिखें इसको। इन एवेल्युएशन टीचर हैज बिकम जज। यस। यस बिल्कुल। अच्छा जी, तो चलें जी। अभी आपने जो है नोट लिखा होगा कि टेस्ट जो है ये हमारे पास एक ऐसी एंटिटी है, एक ऐसा एलिमेंट है कि आपको वन टाइम इंफॉर्मेशन देगी। ठीक है, आपको वक्ती तौर पर जो है इंफॉर्मेशन देगी, बाकी नहीं देगी। ठीक है, तो लिहाजा टेस्ट जो है वो बड़ा, उसका स्कोप बड़ा लिमिटेड है या बड़ा ही नैरो है। ठीक है, जबकि एवेल्युएशन जो है वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग है कि डेटा से ज्यादा फराहम किया जाए। इसीलिए हम कहते हैं ना कि असेसमेंट जो है वो डेटा ज्यादा फराहम की जाती है। ठीक है, तो इसलिए एवेल्युएशन को डेटा ज्यादा चाहिए, वन टाइम नहीं चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और हम ये लिख सकते हैं कि जो टेस्ट है, जाहिर है कि जब हम कह रहे हैं कि ये सिंगल जो है डेटा आपको देता है या वन टाइम इंफॉर्मेशन देता है, तो लिहाजा ये स्टूडेंट की जो आपको डिपिक्शन देगा, जो या आपको उसकी पिक्चर देगा, वो इनकम्प्लीट होगी। वो पिक्चर जो है इनकम्प्लीट होगी। हो सकता है वो बच्चा काबिल हो लेकिन उस दिन सिर्फ उसने टेस्ट याद नहीं किया हो, तो उसके बेस पे तो आप एवेल्युएशन नहीं कर सकते ना। तो एवेल्युएशन के लिए आपके पास ज़्यादा डेटा होना चाहिए। यानी कि आप ये डेटा फिर कौन देगा? जो ज़्यादा डेटा होगा, ये डेटा आपको असेसमेंट देगा। ठीक है, ये डेटा आपको असेसमेंट देगा। चलें जी, ये हमारे पास इसके मेन पॉइंट्स हैं। चलें जी, आते हैं, डिस्कस करते हैं। जी, जैसे मैंने आपको बताया कि टेस्ट जो है वो बता रहा है कि वन टाइम रिजल्ट है और इसका स्कोप बहुत ही लिमिटेड है। जबकि एवेल्युएशन जो है उसका जो 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 डिमांड करता है डेटा की, वो बहुत ज़्यादा करता है। क्योंकि एवेल्युएशन के लिए ये शर्त है कि जो है वो डेटा जो है ऑथेंटिक हो और रेलेवेंट हो। तो लिहाजा टेस्ट जो है वो क्या है? इनकम्प्लीट पिक्चर आपको बताएगा, जबकि एवेल्युएशन जो है क्लियर पिक्चर ऑफ परफॉर्मेंस आपको शो करेगा। तो चलें जी, इन्हीं पॉइंट्स को मर्ज करके एक बेस्ट आंसर जो है वो लिखते हैं सीआरक्यू में। चलें जी। चलें जी, अभी हमने उन्हीं जो है पॉइंट्स को यकजा करके ये लिखा हुआ है। चलें जी। अ टेस्ट ओनली शोज द स्टूडेंट परफॉर्मेंस एट वन स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, तो देखें कि टेस्ट क्या कर रहा है। जो स्टूडेंट परफॉर्मेंस है वो वन स्पेसिफिक टाइम की इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, it does not show other important things like skills, behavior और improvement over time। तो लिहाजा जो टेस्ट है वो बाकी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा कि उसके स्किल्स कैसे हैं, कंप्यूटर में उसके स्किल कैसे हैं, फिजिक्स बायो केमिस्ट्री में वो कैसे जो है वो प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहा है, उसके क्लास के अंदर कंडक्ट कैसा है, बिहेवियर कैसा है। या फिर वही जो उसने टेस्ट में हो सकता है उसने 5 नंबर लिए हों, तो बाकी वो जितना इम्प्रूव करेगा उसका जो है ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, बाद में नहीं करता। सही है, ये तो हो गया हमने टेस्ट का लिखा कि क्यों टेस्ट जो है वो सफिशिएंट नहीं है। अब बारी आती है एवेल्युएशन की। ठीक है, अब हमने ये वाला हिस्सा तो पूरा कर लिया। अब सेकंड वाला हिस्सा हम पूरा करते हैं कि एवेल्युएशन क्यों सिंगल तौर पे काम नहीं करती। ठीक है, अच्छा जी। एवेल्युएशन नीड्स मोर इंफॉर्मेशन। एवेल्युएशन को बहुत ज्यादा मालूमात चाहिए होती है। जाहिर है कि जब जज फैसला कर रहा है तो उसके सामने एक सिंपल सबूत नहीं होना चाहिए, सबूत होने चाहिए। ठीक है, प्रूफ्स होने चाहिए। तो लिहाजा एवेल्युएशन नीड्स मोर इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। अब डिफरेंट सोर्सेज क्या है? डिफरेंट कोर्सेज सोर्सेज हमारे पास क्या है? आपका मिड टर्म पेपर है। ठीक है, आपके टेस्ट हैं, आपके पोर्टफोलियोज हैं, आपके मुख्तलिफ जो है मंथली टेस्ट हो गए, ये आपके सोर्सेज हैं। ठीक है, चलें जी, आगे चलता है। नॉट जस्ट टेस्ट रिजल्ट। सिर्फ टेस्ट का रिजल्ट काफी नहीं है एवेल्युएशन के लिए। ठीक है, चलें जी। सो अ टेस्ट अलोन कैन नॉट गिव अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग। सो लिहाजा अब देखें, यहां पे हम क्लोजिंग कर रहे हैं इस चीज की कि ये जो टेस्ट है वो क्यों सफिशिएंट नहीं है। तो हम यहाँ पे ये क्लोजिंग करते हैं अपने क्वेश्चन पे, और इससे हमारा क्वेश्चन भी खूबसूरत हो जाएगा, और जो एग्जामिनर जो है उसको भी जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी वो भी मिल जाएंगे। तो हम कहेंगे कि टेस्ट जो है सिर्फ अकेला जो है वो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के बारे में जजमेंट नहीं दे सकता। ये है हमारे पास डियर स्टूडेंट के हमने सीआरक्यू है जो इसको
हमने बनाया, एक्सप्लेन किया। पहले टेस्ट होगा, जिन्हें जो आपने क्वेश्चन पूछा है, पहले टेस्ट होगा, उसके बाद आपके पास मेजरमेंट, उसके बाद असेसमेंट, उसके बाद एवेल्युएशन। ठीक है। चलें जी, सीआरक्यू नंबर 4 की जानिब चलते हैं। अब तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। हम सीआरक्यू नंबर 4 की जानिब चलते हैं। सीआरक्यू नंबर 4 की जानिब चलते हैं। चलें जी, सीआरक्यू नंबर 4 की जानिब चलते हैं। सीआरक्यू नंबर 4। अच्छा जी, सीआरक्यू नंबर 4 है, एक्सप्लेन हाउ असेसमेंट इज ब्रॉडर देन टेस्टिंग विद रेलिवेंट कंसेप्चुअल रीजनिंग। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक्सप्लेन करें कि हाउ असेसमेंट इज ब्रॉडर देन टेस्टिंग। ठीक है। तो अब यहाँ पे असेसमेंट जो है, ये तो हम जानते हैं कि टेस्टिंग से ब्रॉडर है, लेकिन हमने अभी कंसेप्चुअल रीजनिंग के बारे में हमने उसको बताना है। ठीक है। तो चलें जी, तो इसके लिए अभी पॉइंट्स जो हैं अपने जहन नशीन कर लें और ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लें कि आप इस सीआरक्यू में कौन से पॉइंट्स लिखेंगे, वो आप नोट डाउन कर लें। ठीक है। तो आपके पास कम से कम 4 से 5 पॉइंट्स होने चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन को जो है वो अच्छी तरह डिटेल में लिखेंगे। तो मिनिमम 4 होने चाहिए। ठीक है। ज़्यादा हो सकते हैं, उसके बाद आप शॉर्ट लिस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन 4 ज़्यादा होने जो है, 4 कम से कम होने चाहिए। चलें जी, मैं आपकी थोड़ी इसमें हेल्प करता हूँ कि जो टेस्ट है वो जाहिर है, हमने पहले भी कहा कि सिंगल इंफॉर्मेशन देता है, सिर्फ फोकस इसका एग्जाम होता है। जबकि असेसमेंट, याद रखें कि जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि असेसमेंट हमारे पास साइक्लिकल है, कंटिन्यूअस है, जारी रहती है। ये एक साइक्लिकल प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है। इसके अलावा असेसमेंट सिर्फ टेस्ट को नहीं देखेगी, असेसमेंट बिहेवियर को भी देखेगी। असेसमेंट जो है वो स्किल्स की भी चेक होती है। असेसमेंट तमाम क्विजेज असाइनमेंट्स उसकी भी चेक होती है। तो लिहाजा असेसमेंट ओवरऑल लर्निंग को फोकस करेगा। ठीक है। और असेसमेंट जो है ब्रॉडर कंसेप्ट है एज कंपेयर टू टेस्टिंग। ठीक है। लेकिन जब हम एवेल्युएशन की बात करते हैं, तो फिर एवेल्युएशन ब्रॉडर कंसेप्ट बन जाता है, असेसमेंट फिर हमारे पास नैरो कंसेप्ट बन जाता है। ठीक है। चलें जी, अब हम आते हैं, इसको करते हैं। तो जी, यहाँ पे हमने पहले भी रिपीट किया था, बाकी सीआरक्यूज में आ गया था कि टेस्ट सिंगल मेथड है, जस्ट फोकस उसका एग्जाम और क्विज़िस पे होता है। असेसमेंट हमारे पास कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ओवरऑल लर्निंग चेक की जाती है, चाहे उसमें स्किल्स हो, बिहेवियर हो, ओवरऑल लर्निंग चेक की जाती है। ठीक है। चलें जी, असेसमेंट हमारे पास वाइडर कंसेप्ट है। अब हम इसको जो है वो ड्राफ्ट करते हैं एक अच्छा सीआरक्यू में। चलें जी, टेस्टिंग इज ओनली वन मेथड लाइक एग्जाम और क्विजेज टू चेक लर्निंग। ठीक है। ये हमने जो ये जो कंसेप्ट है, ये हम अपने पिछले 3 सीआरक्यूज में जो है वो रिपीट कर चुके हैं। तो लिहाजा इससे भी आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग और अच्छी डेवलप हो जाएगी। ठीक है। चलें जी, कि टेस्टिंग हमारे पास एक ऐसा मेथड है जो फोकस करता है वन टाइम इंफॉर्मेशन को, एग्जाम हो गया या क्विज हो गया। असेसमेंट इंक्लूड्स मैनी मेथड्स। अब जैसे मैंने आपको बताया कि असेसमेंट ओवरऑल लर्निंग है, तो लिहाजा ये असाइनमेंट्स भी चेक करेंगे, ऑब्जर्वेशन भी होगी जो टीचर करेगा, और क्लास एक्टिविटीज के बारे में भी जो है वो असेसमेंट की जाती है। इट लुक एट्स द स्टूडेंट प्रोग्रेस ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये जो ऊपर जो टेस्ट था, ये सिंगल इंफॉर्मेशन था जो कि बिल्कुल उसी टाइम जो है इंफॉर्मेशन फराहम करती है। लेकिन ये जो असेसमेंट है, ये जो है ज्यादा देर तक जारी रहती है। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सारा साल जारी रहती है।
अब यहाँ पे हम अपने केस को अब डिफेंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लफ्ज आया है ना कि एक्सप्लेन हाउ। ये हाउ का जवाब देने के लिए पहले हमने यहाँ पे जो है वो अपना केस प्रेजेंट करना है। अब यहाँ पे हमने केस प्रेजेंट कर दिया। अब हम हाउ का जवाब देंगे कि असेसमेंट जो है वो क्यों ब्रॉडर है। चलें जी, अब हम इसका जवाब देते हैं। डेट इज वाई असेसमेंट इज वाइडर एंड मोर कंप्लीट देन टेस्टिंग। लिहाजा इस वजह से असेसमेंट जो है वो वाइडर है और जो है टेस्टिंग से ज्यादा जो है मुकम्मल आपको इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास CRQ नंबर 4 था। इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा जी, तो अवॉइड करें प्लीज़, इतने बड़े पैराग्राफ ना लिखा करें, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा कि मैं आपके इतने जो है वो पढ़ सकूं। हाँ अच्छा जी, हमारे पास ये क्वेश्चन है सर, ये कंसेप्ट आइडिया के पॉइंट में पहले लिखेंगे फिर आंसर कंप्लीट लिखेंगे, या फिर ये अपने हमें समझाने के लिए कहें? नहीं, ये आप बकायदा तौर पे जब आप ये अटेम्प्ट करेंगे तो आपके पास लास्ट में पेज होगा रफ, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आप क्या करेंगे कि इस तरह, बिल्कुल इसी तरह जैसे मैं टेक्निक पे जा रहा हूँ उसी तरह फोकस करेंगे और लिखेंगे। ठीक है जी, अगर क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में पूछ लें। लास्ट में फिर हम जो है सबको अलाउ करेंगे। ठीक है, फिर माइक मैं ओपन कर दूंगा। चलिए जी, CRQ नंबर 5 तक चलते हैं। CRQ नंबर 5 तक चलते हैं। अच्छा जी, डिस्कस व्हाई एवेल्युएशन इज कंसिडर्ड द फाइनल स्टेज इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। हम जब बात करते हैं कि वो बता रहे हैं कि एवेल्युएशन को क्यों जो है कंसिडर किया जाता है फाइनल स्टेज। अब देखें, मैं आपको पहले इसको जर्नल समझा दूं। देखें, फैसला करने वाला कौन होता है। देखें, मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ मसाइल जन्म लेते हैं। पहले जो है लोग जाते हैं कंप्लेन करते हैं, मिसाल के तौर पे पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन वाले जो है वो FIR दर्ज करते हैं या तफ्तीश करते हैं। उसके बाद जो है कोर्ट को जो है केस शिफ्ट करते हैं, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जाते हुए आखिरी जो फैसला होता है वो कौन करता है? वो जज करता है। तो हमारे पास एवेल्युएशन का जो फैसला है वो जज ने किया, जो उसको दस्तयाब एविडेंस थे उसकी बुनियाद पे किया। ठीक है, अब आते हैं हम इसको एजुकेशन पे जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। अब एजुकेशन पे इम्प्लीमेंट करने के लिए एवेल्युएशन में हमारे पास जज है, वो कौन है? वो हमारे पास टीचर है। ये वो आखिरी फैसला करता है, किसके बिना पे फैसला करता है? असेसमेंट के बेस पे। असेसमेंट यानी कि डेटा देता है। अभी जैसे हमने पहले CRQ में पढ़ा कि असेसमेंट हमें जो है मुकम्मल डेटा देता है कि बच्चे के असाइनमेंट कैसे हैं, बच्चे के क्विजेस कैसे हैं, बच्चे के टेस्ट कैसे हैं, बच्चे का बिहेवियर कैसे है, बच्चे का ग्रुप एक्टिविटीज कैसे हैं। ठीक है, तो इन सब को देख के जो है वो फैसला किया जाता है, एवेल्युएशन की जाती है कि आया बच्चा जो है वो जो है वो पास है या फिर फेल है। इस चीज को जब फैसला करते हैं तो ये तो लास्ट स्टेज हो गया ना, फाइनल स्टेज हो गया। तो एवेल्युएशन इसलिए इसको हम कंसिडर करते हैं कि ये हमारे पास फाइनल स्टेज है। क्लियर हो गया? चलें जी, अब हम आते हैं इसके पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलें जी, आपके पास जैसे मैंने आपको बता दिया कि एवेल्युएशन जो है वो फाइनल स्टेज है, और एवेल्युएशन हमारे पास आउटकम चेक करते हैं, और ये टीचिंग एंड की जानिब है, क्योंकि टीचर जो है वो लास्ट जो है वो फाइनल डिसीजन लेता है। ठीक है, तो चलें जी, अब हम ये जो पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको समझाए, इसके बेस पे हम अभी CRQ लिखेंगे। ठीक है, चलें जी, अभी CRQ में क्या है कि फाइनल स्टेप आउटकम चेक होती है, स्टूडेंट की डिसीजन मेकिंग लेते हैं, और टीचर जो है वो बाकायदा तौर पे डिसीजन लेता है। चलें जी, अब हम आते हैं इसको ड्राफ्ट करते हैं। चलें जी, एवेल्युएशन इज डन एट द एंड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। याद रखें कि जो असेसमेंट है वो तो पूरा साल जारी रहती है, लेकिन एवेल्युएशन बिल्कुल एंड में की जाएगी, जब हमारे पास साल खत्म होने वाला हो, सेमेस्टर खत्म होने वाला हो, तब जो है वो की जाती है। इट चेक्स वेदर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव्ड और नॉट। ये है जो है हमें फायदा देती है, या हमें बकायदा फैसला करके देती है
कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो कि स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव जिसको हम एसएलओस कहते हैं, वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए। ठीक है। इट हेल्प्स टीचर मेक डिसीजन अबाउट स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड फ्यूचर टीचिंग। तो लिहाजा ये हमें इंफॉर्मेशन देगी स्टूडेंट के प्रोग्रेस के बारे में, और आगे कितना पढ़ाना चाहिए या मेथड चेंज करना चाहिए, अगले साल के लिए क्या करना चाहिए, ये चीज़ें इंफॉर्मेशन देती है। लिहाजा अब जहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्कस वाई, अब यहाँ पे हमने ऊपर आर्गुमेंट्स दे दिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोजिंग करेंगे, और क्लोजिंग में एक तरह से इसको कंक्लूड करेंगे। तो लिहाजा हम लिखेंगे ये तमाम आर्गुमेंट्स हो गए, ये हमने यहाँ से लेके यहाँ तक तमाम आर्गुमेंट्स दे दिए। लिहाजा उसके बेस पे हम लिखेंगे कि देयरफॉर, लिहाजा इट इज कंसिडर्ड द फाइनल स्टेज ऑफ द प्रोसेस। इसलिए हम एवेल्युएशन को बिल्कुल आखिरी स्टेज जो है वो गर्दानते हैं और मानते हैं। ये है हमारे पास CRQ नंबर 5 जिसको हमने अटेम्प्ट किया। चलें जी, अब मैं आपके क्वेश्चन की जानिब आता हूँ, आपके क्वेश्चन और सवालात की जानिब।